हेलो स्टूडेंट्स। तो केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे होगे, बहुत अच्छा लग रहा होगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बहुत इजी चैप्टर है और बहुत मजा आता है पढ़ने में। तो आप लोग केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छे से देख लिए होगे, है ना। केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। और मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो इस चीज को चेक करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई थी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई थी, अगर उसका स्टेट चेंज हुआ है, सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से गैस में गया, गैस से सॉलिड में आया, तो अगर स्टेट चेंज करता है तो हम लोग कहते हैं हाँ रिएक्शन हुआ है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है उसमें चेंज इन कलर। कलर अगर चेंज होता हुआ दिख रहा है तो भी आप कहोगे कि हाँ रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद गैस निकल रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो भी रिएक्शन आपका हो रहा है। उसके बाद टेम्परेचर चेंज, आप किसी बीकर में केमिकल को लिए, दो केमिकल मिलाए, दो केमिकल मिक्स किए, उसके बाद आप देख रहे हो कि उस बीकर का टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया है, टेम्परेचर क्या हुआ, गर्म हो गया, वो बीकर गर्म हो गया, तो आप कहोगे कि हाँ रिएक्शन हुआ है, जो केमिकल मैंने यूज किया है उसके बीच में रिएक्शन हुआ है। ठीक है। तो और फिफ्थ में था आपका फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। मैंने बताया था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होती है कि दो केमिकल को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या होता है, मिलता है लेकिन एक नीचे में मडी टाइप का जम जाता है, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। वो जो मडी टाइप का जम जाता है उसकी टेंडेंसी नहीं होती है कि वो आगे फिर से रिएक्शन कर सके। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बताऊंगी पूरे डीपली आपको कि वो क्या होता है, कैसे कैसे हम लाइफ में आती है, कैसे कैसे यूजेस होते हैं उसके। क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है ना बहुत थोड़ा सा कंफ्यूज्ड वाला रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन प्रेसिपिटेशन करता है, कुछ को तो आपको नेम याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारी कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो गई थी। आई होप कि आप लोग की भी कंप्लीट हुई होगी और मजा आया होगा ही पढ़ने में। आया कि नहीं आया मजा? केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने में तो मजा आता है, हर सब्जेक्ट ही पढ़ने में मजा आता है, लेकिन उसमें आपका मन होना चाहिए। आप मन से नहीं पढ़ोगे, सिर्फ मतलब कि एग्जाम्स के लिए पढ़ोगे तो वो मजा वाला पढ़ना नहीं है। पढ़ाई एक इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर पढ़ाई ना होता तो क्या होता? आप समझ, बहुत बच्चे बोलते हैं पढ़ना बहुत मुश्किल है, पढ़ाई क्या मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं, आप गलत सोच रहे हो। अगर पढ़ाई नहीं होती तो आप करते क्या? समझ में आ रही है बात ना। इसीलिए पढ़ाई जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बस ये होना चाहिए कि आप इंटरेस्ट उसमें जगाओगे तब ना, आप इंटरेस्ट जगाओगे तब ना, आप इंटरेस्ट दिखाओगे तब ना। जब आप इंटरेस्ट शुरू कर दोगे पढ़ाई में तो आपको पढ़ने में बहुत दिल लगेगा और लगेगा कि नहीं बस हम पढ़ते ही रहें। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन तो हो गया, मैंने रिएक्शन करवा लिया। केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन देखिए, मैंने रिएक्शन करवा लिया। अब रिएक्शन करवा लिया तो उसको लिखने का तरीका भी तो होना चाहिए। समझ में आ रही है? रिएक्शन हो गया, अब उसको लिखेंगे किस तरीके से, तो बस उसको इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन बनाना है उसका। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूं, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ वाटर, water, sorry, hydrogen react with oxygen to form water, है ना। यही ना होता है, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, वाटर देता है। इस तरह से मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही ना होता है, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो इसको लिखने में कितना लंबा लिखना पड़ रहा है, हम लोग इतना लंबा लिखेंगे तो सब टाइम ही बर्बाद हो जाएगा मेरा। समझ में आ रही बात? तो इसको हम लोग एक लिखने का तरीका बनाए, उसके सिंबॉलिक से, सिंबल से। समझ में आ रहा है? तो सिंबल वगैरह तो आप लोग 9th में पढ़ के आए होगे, है ना। 9th में तो आप पढ़े होगे, सिंबल पढ़े होगे, वैलेंसी पढ़े होगे, फॉर्मूला बनाना सीखे होगे, है ना, बनाना सीखे होगे। अब उसका इस्तेमाल करना सीखना है।
समझ में आ रही बात? 9th क्लास में आप क्या किए, सबका सिंबल देखे कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, मैग्नीशियम का क्या होता है, सोडियम का क्या होता है, कार्बन का क्या होता है, आप सारा सिंबल सीख करके आ गए, सारे की वैलेंसी सीख करके आ गए। उसके बाद आप फॉर्मूला बनाना भी सीखे, ठीक है। अब उस फॉर्मूले को यहाँ यूज करना है, समझ में आ रही ना बात? तो अब देखो बच्चों, इतना लंबा लिखने में कितना टाइम लगेगा, हम लोग उतना लंबा नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट मेथड चलेंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ वाटर, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। उसके बाद मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। कितना आसान हुआ इसको लिखना, आसान हुआ ना? इतना लिखने में कितना टाइम लगा, और इसको लिखने में कितना टाइम, इसको लिखने में कितना टाइम लगा, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। तो रिएक्शन को जो लिखने का तरीका है उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं बच्चों, समझ में आ रही है? जो भी केमिकल रिएक्शन है उसके लिखने के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, समझ में आ रही है? इक्वेशन कुछ भी नहीं होता है, सिंबल से हम लोग जिस रिएक्शन को सिंबॉलिक मेथड से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद इक्वेशन में दो तरफ होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, मतलब कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, समझ में आ रही बात? लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्यों रिएक्टेंट बोले? क्या है कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, इसलिए इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो राइट हैंड साइड है बच्चों, इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्ट करके जो बना, नया सब्सटेंस बना, उसको हम लोग क्या बोल दिए, प्रोडक्ट बोल दिए। क्लियर है पॉइंट? तो ये रिएक्शन केमिकल इक्वेशन मतलब क्या हो, यहाँ पे हम लोग को क्या जानना है कि जो रिएक्शन हो रहा है उसको लिखने का तरीका क्या है, किस तरीके से लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो केमिकल इक्वेशन हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट कहलाता है, राइट हैंड साइड हमारा प्रोडक्ट कहलाता है, और इसको हम लोग एक एरो से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करते हैं, डिफर करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन होता है। तो चलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को थोड़ा सा लिख लेंगे, ताकि आप लोग कभी भी पढ़ो तो ये नहीं हो कि केमिकल इक्वेशन क्या था, मैं भूल गया, ठीक है ना। हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिख लेंगे, लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, देखिए फर्स्ट चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्यों है। आप लोग 9th क्लास में तो फॉर्मूला बनाना वगैरह सीख गए, अब उसका यूजेस कैसे करना है, बस वही इस चैप्टर में पढ़ना है, समझ में आ रही है बात? कुछ भी टफ नहीं है, जो चीज आप सारा फॉर्मूला आप सीखे होगे ना, वैलेंसी के साथ फॉर्मूला करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबका फॉर्मूला सीखे होगे। अब उस फॉर्मूले को यूज करना है इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है, इसलिए टफ नहीं समझना, बहुत आसान है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन is the symbolic representation of chemical reaction of a chemical reaction in the form of symbol and formula। सिंबल एंड फॉर्मूला, देखिए मैंने सेम चीज समझाया आपको, कोई डिफरेंट नहीं समझाया कि केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, ठीक है ना। कुछ भी नई चीज मैंने बताई, बस जो केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना लंबा कौन, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन लिखेंगे, सिर्फ एच लिखेंगे, सिर्फ एच लिखेंगे, यहाँ पूरा हाइड्रोजन लिखेंगे। सोडियम के लिए हम लोग सोडियम क्यों लिखेंगे, SODIUM, सोडियम क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट Na लिखेंगे, सिंबल याद है Na लिखेंगे। तो क्या हुआ, रिएक्शन को हम लोग शॉर्टकट मेथड में कहीं लिखते हैं तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। और वो शॉर्टकट मेथड कैसे लिखते हैं, उसका सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट में यहां पर लिख लीजिएगा, द लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज reactant and right hand side is known as product. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज रिएक्टेंट एंड द राइट हैंड साइड इज नोन एज प्रोडक्ट। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और राइट हैंड साइड को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट हम लोग क्यों बोले बच्चों? क्योंकि दो केमिकल और दो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आकर के क्या क्या रिएक्ट किया है, तो इसलिए उसको क्या बोले? रिएक्टेंट बोले। और जिससे हमको जो भी मिला रिएक्ट करने के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये हमारा क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो ये जो है बच्चों हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा है रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों? रिएक्टेंट। और ये जो हमको मिला रिएक्शन के बाद इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, कोई नई चीज नहीं बताई इसमें, बहुत आसान है। ठीक है ना? अब आप यहां पर क्या देखोगे कि यहां पर आप देखो एक चीज, मैं पहले ऊपर इसको कर देती हूँ इरेज, उसके बाद ही बताती हूँ ताकि नीचे दिखेगा नहीं। देखिए मैंने मैग्नीशियम लिया, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक है ना? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अभी आप देखो रिएक्टेंट में एक मैग्नीशियम है, प्रोडक्ट में भी एक मैग्नीशियम है, यहां पर एक मैग्नीशियम है, यहां पर भी एक मैग्नीशियम है, यहां पर दो ऑक्सीजन है, दिख रहा है ना? O2 दो ऑक्सीजन है और यहां पर एक ऑक्सीजन है। तो ये रिएक्शन क्या है? हमारा अनबैलेंस्ड है। क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये कैसा है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि ये केमिकल इक्वेशन जो है बच्चों आपका बैलेंस्ड नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस क्यों कहा गया बच्चों? क्योंकि लेफ्ट साइड में एक मैग्नीशियम था, राइट साइड में भी चलो एक मैग्नीशियम है, कोई बात नहीं, लेकिन लेफ्ट साइड में देख रहे क्या? दो ऑक्सीजन है, राइट साइड में एक ऑक्सीजन है। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड इक्वेशन, या एनसीईआरटी इसको लिखा हुआ है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। आप पढ़िएगा एनसीईआरटी तो आपको स्केलेटल नाम दिखेगा। ठीक है ना? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एनसीईआरटी ने लिखा है नाम, इसलिए मैंने आपको नाम यहां पर लिख दिया। इसका कोई मतलब नहीं था मेरा लिखना, क्योंकि मुझे तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको शो करना था, लेकिन फिर भी मैंने ये नाम को इसलिए यूज किया कि आप लोग जब एनसीईआरटी पढ़ने बैठो तो आपको लगे नहीं कि ये कोई नया टर्म है, ये सिर्फ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही नाम है। क्लियर है पॉइंट? तो अब यहां पर हम लोग करेंगे, तो अनबैलेंस्ड क्यों हुआ बच्चों? ये इक्वेशन जो है हमारा अनबैलेंस्ड क्यों हुआ? अनबैलेंस्ड क्यों हुआ? बिकॉज the mass is not same on both the side, यानी कि दोनों साइड में उसका मास सेम नहीं है। क्लियर है पॉइंट? तो मास क्या सेम होना चाहिए? वाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड? क्यों बैलेंस्ड करते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन को? ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, इसको हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। क्यों अनबैलेंस्ड है? क्योंकि दोनों साइड में उसका क्या है? मास सेम नहीं है। मास क्या है? सेम नहीं है। तो क्यों सेम होना चाहिए? वाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड? क्यों होना चाहिए? केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड क्यों होना चाहिए? ठीक है ना? यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिखती हूं,
वाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, वाई केमिकल इक्वेशन should be balanced. Why chemical equation should be balanced? केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस्ड क्यों होना चाहिए? वाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, हाँ क्यों बैलेंस्ड होना चाहिए? अब आप बोलोगे कि बैलेंस पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी नहीं है? जब साइंटिस्ट ने इतना दिमाग लगा करके, इतना अपनी नींद खराब करके, अपना सब कुछ हराम करके उन्होंने ये खोज किया कि बैलेंस्ड करना है, हम लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? हम लोग को भी पढ़ना है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है व्हाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस्ड करना है, क्यों बैलेंस्ड करना चाहिए? तो आप क्लास 9th में पढ़े होगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पढ़े हो? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को किसने दिया था? एंटोइन लेवेज़र ने। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? नाम क्या था उनका? आई होप कि आप लोग क्लियर होगा। नाइन्थ क्लास में पढ़े होगे आप लोग लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना? एंटोइन लेवोजियर, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है बच्चों? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना? यानी कि जो मास उसको लिया गया है, जितना मास, केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा कि वो मास कम हो जाएगा या और आकर के ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जितना लिया गया उतना प्रोडक्ट में होना चाहिए। अगर 500 ग्राम लिया गया तो प्रोडक्ट भी 500 ग्राम का होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? जैसे मैंने ये क्या है? लॉज ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय in a chemical reaction, समझ में आ रही है बात? यानी कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि अगर केमिकल रिएक्शन आप करवा रहे हो तो कोई नया मास आकर के ऐड नहीं होगा और जो मास था वो कहीं जाएगा नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जैसे ये मेरा रिएक्टेंट है, ठीक है ना? ये मेरा रिएक्टेंट है और ये है मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, मैं अभी कोई एग्जांपल नहीं ले रही हूं, ठीक है ना? ये रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट है। इसका मास इज इक्वल टू इसका मास। हमेशा ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यही कहता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मान लिया कि यहां पर मैंने कोई भी ए बी सी का रिएक्शन करवाया और मुझे ए बी सी मिल गया, ठीक है ना? इसका मास जो है 250 ग्राम है, मान लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं, 250 ग्राम है, तो यहां पर भी 250 ग्राम ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 230 आएगा या 220 आएगा, नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर वो कम ज्यादा होता है तो हम लोग को क्या करना है? उसको बैलेंस्ड करना पड़ता है ताकि दोनों तरफ का मास जो है हमारा क्या हो जाए? सेम हो जाए। बैलेंस्ड क्यों जरूरी है? समझ में आ गया? बैलेंस्ड क्यों जरूरी है? क्योंकि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन में ना ही नया मास आकर के बनता है और ना ही कुछ मास उससे बाहर जाता है। यानी कि वो जितना मास लिया गया है प्रोडक्ट में भी उतना मास होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट में उतना मास नहीं है तो आपको बैलेंस करना होगा। समझ में आ रही है? तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड करना कितना जरूरी है। आई होप कि आप लोग क्लियर हुआ होगा कि केमिकल रिएक्शन
मैंने लिखा था वाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड क्यों करते हैं? क्योंकि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ये बताता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर आप रिएक्टेंट में जितना मास लियो, प्रोडक्ट में भी उतना ही मास आना चाहिए। अगर नहीं आया है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है, ताकि दोनों तरफ का मास क्या हो जाए बच्चों, हमारा सेम हो जाए। इसीलिए केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड करते हैं। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस्ड हम लोग करते हैं। केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस्ड हम लोग करते हैं। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस्ड करते हैं। वाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, वाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट वाई वी शुड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। क्लियर है पॉइंट? इसीलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, यानी कि दोनों साइड का मास हमारा सेम होना चाहिए। अगर डिफर है तो आप बैलेंस करके सेम करो। समझ में आ रही है बात? तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बैलेंस करना सिखाएंगे, बहुत सारे मेथड से आपको सिखाएंगे। दो मेथड तो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, एक एबीसी मेथड और एक मेटल नॉन मेटल मेथड भी मेरा अपलोडेड है वीडियो, लेकिन उसको मैं फिर से बताऊंगी। और एक आपके बुक के अकॉर्डिंग हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना। हीट एंड ट्रायल मेथड जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, जो छोटा छोटा इक्वेशन होता है उसके लिए तो आप कर लोगे, लेकिन जहां पर थोड़ा सा इक्वेशन लॉन्ग हो जाता है ना, वहां पे हर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। समझ में आ रही है बात? लॉज ऑफ केमिकल इक्वेशन जो है क्या होता है ना, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड आप अप्लाई करोगे, इधर 2 लगा रहे हो, इधर 3 लगा रहे हो, इधर 4 लगा रहे हो, इधर 5 लगा रहे हो, फिर भी कभी ना कभी जो इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है तो क्या होता है, गलत हो जाता है। हीट एंड ट्रायल मेथड आसान मेथड है, लेकिन छोटे इक्वेशन के लिए बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन जैसे ही इक्वेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है वो इक्वेशन गलत हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसके लिए दो मेथड बनाए हैं, एक एबीसी मेथड है और एक हमारा मेटल नॉन मेटल मेथड है। तो एबीसी मेथड और मेटल नॉन मेटल मेथड मेरे चैनल पे फुली अपलोड है, लेकिन फिर भी उस दोनों मेथड से मैं आपको क्लास में पूरी तरीके से सिखाऊंगी, ताकि आपका कभी नहीं हो कि बैलेंस्ड इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है पॉइंट?